अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं फवाद खुर्शीद। अमरीकी इंतखाबात, पूरी दुनिया की नज़रें थी अमरीकी इंतखाबात पे। अब जो बाइडन मुतवक्के तौर पर सदर बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप ही, जो कि मौजूदा सदर भी हैं और वो इंतखाबात के नताइज मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। अब मगरिब के जो अखलाकी जो दावे थे, मॉरल सुपीरियरिटी थी, अब उस पर सवाल उठ गए हैं और उसके जो दावे थे वो हवा हो गए हैं। लेकिन अमेरिका में जो चीज़ हो रही है वो अब इसके असरात पूरी दुनिया में होंगे, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तानी सियासत में भी एक हलचल हुई है और बिलावल भुट्टो का बयान, बिलावल भुट्टो ने जब कहा कि नवाज शरीफ के जो बयानिए में जब उन्होंने नाम लिए तो उनको भी धचका लगा। अब इस पर भी वजाहतें होंगी, बातें होंगी, लेकिन पीडीएम में एक वाज़ेह दरार की भी बातें अब होना शुरू हो गई हैं अगर ये बात सही है। अब ये देखना है कि बिलावल भुट्टो अपनी स्टेटमेंट को किस तरह प्ले करते हैं और किस तरह का पैगाम उन्होंने पहुँचाया है, ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसानों का मसला, किसान सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, उनके मसाइल पे भी आज के इंसाइट में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, और किसानों के इशू पे बात करने के लिए सैयद महमूद बुखारी साहब, ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के जो सरबराह हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, पहले तो हम पाकिस्तान का रोना रोते थे, ये अमेरिका की, हम डेमोक्रेसीज़ की, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की एग्जांपल देते थे। अब वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन बिल्कुल घर वाली बात लग रही है। अब वहाँ पे पहले मैं इंटरनेशनल बात करके फिर पाकिस्तान की भी बात आपसे करूँगा। तो अमेरिका में जो ये बिल्कुल अब ये हो गया है कि जी ट्रंप और बाइडन नेक टू नेक जा रहा है, जिधर भी आएगी मामला लड़ाई तो होनी होनी है। तो ये आपको किधर जाती हुई चीज़ नज़र आ रही है अमेरिका में? देखिए, दो तीन इसके पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनली सिस्टम प्रिवेल कर जाएगा। लग नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो लीगल चैलेंजेस हैं वो कोई इलेक्शन के हतमी नताइज पे असरअंदाज हो पाएंगे और 20 जनवरी से पहले पहले मामला तय पाए जाएंगे और जो बाइडन ही अमेरिका के अगले सदर होंगे। हैविंग सेड दिस, इस इंतखाबात ने अमेरिका का जो पूरा इंतखाबी प्रोसेस है उसकी कमज़ोरियों को भी बड़ा वाज़े कर दिया है और ये गंदा भी बड़ा है ये इलेक्शन। और इससे अमेरिका की वो जो तमाम एक दुनिया को लेक्चर देने की अखलाकी होती थी जुर्रत कि किसी मुल्क में इलेक्शन हुए, ज़रा सा इल्ज़ाम लगा, अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया, ऑब्जर्वर्स ने इल्ज़ाम लगाया, कोई एविडेंस नहीं होती थी और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपियन हुकूमतें जो हैं वो स्टेटमेंट देने लग जाती थीं। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका का 50 रियासतों के अंदर कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, ना उनके पास कोई मैकेनिज्म था पोस्टल बैलेट को हैंडल करने का, ना उन्होंने कोई रूल्स वज़ा किए थे कि पोस्टल बैलेट को कैसे हैंडल करना है। यानी यही रूल ही वज़ा नहीं उनका हो सका कि पोस्टल बैलेट को इलेक्शन के दिन से पहले काउंट करना है या इलेक्शन के दिन की रात तक काउंट करना है या इलेक्शन के दिन के अगले 24 घंटे के अंदर अंदर सारे बैलेट जो हैं वो काउंट करने हैं। सिर्फ एक जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है कि ऑल वोट्स हैव टू बी काउंटेड। हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस किस्म की जमहूरियत अब दुनिया में है ये रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जब जमहूरियत का आगाज़ हुआ था अमेरिका में तो लोग आवाज़ से सामने खड़े होकर आवाज़ से या हाथ बुलंद करके वोट डालते थे क्योंकि थोड़े लोग होते थे। अब जब आपने लोगों को काउंट करना है तो काउंटिंग मैकेनिज्म की क्या क्रेडिबिलिटी है? इस केस में काउंटिंग मैकेनिज्म की क्रेडिबिलिटी खासी कमज़ोर है बिकॉज 140 मिलियन के करीब वोट डला है और उसमें से 100 मिलियन से ज़्यादा इलेक्शन से पहले डल गया है। यानी इलेक्शन के दिन में सिर्फ 40 मिलियन वोट डला है और इससे पहले मैक्सिमम अगर कोई वोट 2016 में पड़ा था तो वो 25% से भी कम था, यानी 23 या 22% वोट जो था वो पोस्टल बैलेट था जिसमें अमरीकी अफवाज के वोट थे और जो ओवरसीज अमरीकी शहरी रहते हैं दुनिया भर में उनके वोट थे या फिर पोस्टल बैलेट थे या फिर अमेरिकन फोर्सेस के, चूँकि दुनिया भर में अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो यूरोप में स्टेशन है, एशिया में स्टेशन है, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में स्टेशन है, कोरिया में स्टेशन है, तो उन सब का वो वोट हुआ करता था। और बेसिकली तौर पर अमेरिकन सिविल वॉर में और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो पोस्टल बैलेट का तस्वर था ये भी था भी उन्हीं अमेरिकन को फैसिलिटेट करने के लिए, बुनियादी तौर पर अमेरिकन फोर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए था और उसके बाद फिर इसमें ओवरसीज अमेरिकन का भी एक एक्ट आ गया, वो हो गया। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कमाल ही कर दिया कि 2000 में दो छोटी छोटी स्टेट्स ऑरिगन और वाशिंगटन जो कैलिफोर्निया के ऊपर वेस्ट कोस्ट में है, वहाँ पर पोस्टल बैलेट का तस्वर जो था कि भाई आप पोस्टल बैलेट के जरिए डाल सकते हैं, वरना इससे पहले अमेरिका के कानून में ये था कि अगर आप पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास कोई उज़र होना चाहिए। आप एक एप्लीकेशन देते थे कि मैं बीमार हूँ, कैंसर है, ट्रेवल नहीं कर सकता, हस्पताल के अंदर वगैरह वगैरह, तो फिर पोस्टल बैलेट होता था। अब जब आपने 35-36 रियासतों के अंदर पोस्टल बैलेट दे दिया
और 100 मिलियन के करीब इलेक्शन से पहले वोट डल गया, उसमें 70 मिलियन से ज़्यादा पोस्टल बैलेट है और उसको काउंट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो झगड़ा तो उसमें होना ही था। उस पे फिर डॉक्टर साहब उड़ता तुड़ा बहुत ये है खूबसूरती कि से आपने क्योंकि एक्सप्लेन सारा किया, सिस्टम ये जो पोस्टल बैलेट वाला है बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो अब चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब मामला है कि इनको मानने या ना मानने का। अब ट्रंप जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, वो तो चाहे उनको जब भी एक हारते, एक जेन्युइन भी हारते, उन्होंने तस्लीम नहीं करना था। अब सपोर्टर्स उनके भी हैं, उनके सपोर्टर भी ट्रंप की तरह के हैं। अब बाइडन अलहदा हैं, वो भी अपना जा रहे हैं। ये जो शिद्दत आ रही है, जो असलहे के लाइसेंस खरीदे गए हैं, असला खरीदा गया है अमेरिका में, ये भी है, फिर अभी लोग सड़कों पे है, इसका क्या होगा? ये तो चले हो जाएगा, आप कह लेंगे बाइडन को अगर मिल गया या ट्रंप को मिल गया, लेकिन दूसरा बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में क्या होगा? हाँ, ये खासी दिलचस्प सूरत हाल है। अभी तक देखिए, हमारी बहुत ज़्यादा जो रिलायंस है ना अमेरिकन मीडिया में, वो दर हकीकत CNN पे है या न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट में, ये सारे एंटी ट्रंप और प्रो डेमोक्रेटिक और लेफ्ट लीनिंग किस्म का मीडिया है और वो लेते भी नहीं है। अगर मैं CNN को देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कि वो रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू को एंटरटेन भी नहीं करते। सो रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आपको BBC वर्ल्ड में सुनने को मिल जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लीगल वर्सेस इलीगल वोट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, कौन सा वोट लीगल होगा, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से साबित करेंगे कि जो बहुत सा एक्स्ट्रा पोस्टल बैलेट का वोट डला है वो लीगल नहीं है। बहुत सी उसमें चीज़ें हैं कि 30 दिन तक आपको एक स्टेट में रेजिडेंट होना चाहिए, तब आप वहाँ से वोट डाल सकते हैं। मतलब फिर कुछ ऐसा भी है कि बहुत से लोग उन एड्रेसेस पे हैं ही नहीं जहाँ पोस्टल बैलेट चले गए हैं। तो इस तरह की बहुत सी वो गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उसकी क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि जिस मीडिया की आवाज़ हम तक आ रही है वो प्रो डेमोक्रेटिक है और एंटी ट्रंप किस्म का मीडिया है, तो वो बहुत बायस्ड है। मतलब ये भी एक चीज जो आज तक दुनिया को लेक्चर दिया था मीडिया में, वो भी बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है इस वक्त। अगर आप देख लें तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अमेरिकन मीडिया की। डॉक्टर साहब, पहले तो हम फॉक्स की बात करते थे ना, 4 घंटे के बाद फॉक्स न्यूज की बात होती थी कि राइट को रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। अब बाकी सारा मीडिया वो हो गया, इसमें ट्रंप साहब का भी बड़ा किरदार है। ट्रंप साहब जिस तरह कहते थे ना फेक न्यूज़, और आप नाम ले लेकर इन तमाम आउटलेट्स को कहते थे कि जी आप लोगों को तो बैन कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पे। अब ये जो सारी वहाँ पे जो गड़बड़ है, इसका दुनिया पे भी तो असर होगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा मुल्क और एक बड़ी पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। पाकिस्तान को क्या होगा, रीजन को क्या होगा, हमें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, whoever comes to power? देखिए, इलेक्शन का एक तो है ना कि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी का क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे पहले जो बुनियादी इफेक्ट ये है कि मगरबी जमहूरियत का जो रोब था बाकी सारी दुनिया के ऊपर, चीन पे, सेंट्रल एशिया पे, रशिया पे, ईस्ट यूरोप के ऊपर, पाकिस्तान पे, सारी दुनिया पे, उस रोब के अंदर उस मॉरल अथॉरिटी में बहुत तेज़ी में कमी आ रही है। पहले ब्रेक्सिट में जो ड्रामा हुआ, बरतानिया में माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स बनती रहीं, एक यूरोपियन यूनियन की इशू के ऊपर किस तरह से स्प्लिट हो गया, सारा डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ऊपर नीचे हो गया। अब अमेरिका में जिस तरह से एक पोलराइजेशन हो गई है मुख्तलिफ रेसेस के दरमियान, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान, उसमें अमेरिका का दुनिया को जो लेक्चर देने की एबिलिटी थी कि भाई हमारी किस्म की जमहूरियत होनी चाहिए, आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसमें खासी कमज़ोरी हो गई। अब आ जाते हैं बात इस चीज़ के ऊपर कि जब जो इस सारे मसले से निकल के होपफुली जो लग यही रहा है कि जो बाइडन ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंजेस शायद कामयाब ना हो। लेकिन ये वैसे 100% क्लियर नहीं है, बिकॉज अब से चंद घंटे पहले भी अमेरिका के सदर ने एक सेकंड छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की है और जिसको चैनल से बीच में से कट कर दिया था, लीगल वोट काउंट किए जाए। एग्जैक्टली, और बीच में स्टेटमेंट से चैनल से कट अवे कर दिया, उनको कहा कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, हम दिखा रहे भी नहीं है। अब मामला इस नहज पे आ गए हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बड़ी खतरनाक चीज़ ये होती है कि अमेरिका में पहले भी जब मसले आते थे, एक दो मूवीज़ भी बनी है, इंटरनेशनल कोई फ्रंट खोल देते थे, जंग करना शुरू कर देते थे। उससे ये था कि सारी तवज्जो चली आती थी इंटरनेशनल स्टोरीज पे। तो क्या अभी कोई खदशा है ऐसा कि इतनी डोमेस्टिक चीज़ें टर्मोइल आ जाएगा कि इंटरनेशनल कोई फ्रंट खोल दे अमेरिका? हाँ, ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है। वैसे तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बड़ा बांध के रखा हुआ था। अफगानिस्तान में देखिए उन पर बहुत प्रेशर था कि सीरिया में एक वाइडर मिलिट्री एक्शन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अफ़गानिस्तान में जो है वो वहाँ से विड्रॉ करना चाहते थे, बहुत कोशिश की गई कि विड्रॉ ना करें। अब अगर ऐसा होगा, मुझे वैसे अभी फौरी तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा ट्रबल स्पॉट, लेकिन अगर ऐसा ट्रबल स्पॉट हुआ तो एक तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान की एजेंसीज और NDS जो हैं वो अगले चंद दिनों में, ये हफ्तों में, अफ़गानिस्तान में जो वायलेंस है उसको रैचअप करेंगे। हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान में इतनी वायलेंस हो जाए और अफ़गान इस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश होगी कि इतनी वायलेंस हो जाए
कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा एक अरेंजमेंट बनाया था ट्रूप विड्रॉल का, उस पर अमल दरामद ना हो सके और वो बात जो है वो डेडलाइन गुजर जाए और फिर एक नई कहानी जो है वहाँ पे शुरू हो जाए। उसके अलावा मशरक़ वस्ती में भी कुछ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। यही दो एक एरियाज़ हैं जहाँ डायरेक्ट अमेरिका की इंगेजमेंट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़, इसराइल वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्रंप ने जो आखिर में करना शुरू कर दिया था, नॉर्थ कोरिया से भी वो मिले, किम जोंग उन से भी मिले, सबसे मुलाकात कर रहे थे। ईरान को उन्होंने साइडलाइन किया हुआ था, टारगेट किया हुआ था। अब ईरान पाकिस्तान का नेबर भी है, फिर आपने देख लिया मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरब और बाकी भी जिससे इसराइल को तस्लीम कर रहे थे और ईरान के ख़िलाफ़ फ्रंट था। तो ये वाला जो थिएटर है कितना गर्म हो सकता है कि डेमोक्रेट्स आते हैं। अफगानिस्तान में तो चलें एक पॉलिसी डिसीजन है उनका विड्रॉल का, तो ये वाला जो एंगल और फैक्टर है इसका क्या आपका तज्जिया है? देखिए, ईरान पे तो अगर जो बाइडन आते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी टीम आती है, तो चूंकि जो बाइडन एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नेगोशिएटर थे, उस 8 साल के नेगोशिएशन प्रोसेस में जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जिसको 5+2 का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमेरिका के अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और फिर रशिया और चाइना भी शामिल थे, एक तरफ ईरान था। तो वो जो JCPO है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको उर्फ आम में US ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी एग्रीमेंट जो है वो कहा जाता है, उससे चूँकि एक इंतहाई खिलाफ कानून और आप एक समझें असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए, बेसिकली कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इंटरनेशनल लॉ की, डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन प्लेजेस थे वो ज़ायनिस्ट कम्युनिटी, जो प्रो इसराइल लॉबी है अमेरिका की, उसकी तरफ थे और उसको उन्होंने ऑब्लाइज करने की बड़ी कोशिश की। और उसको ऑब्लाइज करते हुए ज़ाहिर है उन्होंने ईरान से पुल बैक भी किया, ईरान के ऊपर उन्होंने मज़ीद सैंक्शंस लगाई, ईरान की उन्होंने ज़िंदगी जो है ईरान की इकनॉमिक लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की, ईरान को बड़ा आइसोलेट किया, यूरोपियन कंपनीज़ पे बड़ा दबाव बढ़ाया, पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे, तमाम मौले पे दबाव रखा। फिर उन्होंने जो ईरान का राइवल ब्लॉक है, जो GCC है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं, लेड बाय सऊदी अरेबिया, उनको बहुत क्लोजली एंगेज किया और उनसे जो उन्होंने प्राइस एग्जैक्ट की इसराइली कम्युनिटी की, वो ये की कि ओमान और यानी अबू धाबी UAE और ओमान और ये कतर जो है, इन सबको लाइन अप किया गया इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर यह था कि सऊदी अरब का भी ऑन कार्ड था और फिर ये तवक्को थी कि हम पे भी बहुत दबाव होगा। वो बैलून फट जाएगा। ज़ाहिर है कि अब जब ईरान को ज़्यादा एंगेजमेंट होगी और हो सकता है कि तुर्की के साथ भी, रजब तय्यब एर्दोगान की रजीम के साथ भी जो ट्रंप की टेंशन थी, उनमें भी शायद थोड़ी को कभी हो जाए, बिकॉज डेमोक्रेट्स का इंटरेक्ट करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है डोनाल्ड ट्रंप से। तो अगर तुर्की ईरान दोनों को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, वहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी ऑप्शंस हैं। एक तो सऊदी अरब का जो पाकिस्तान पे बहुत सा दबाव था मुख्तलिफ वजूहात से, नाराज़गी वगैरह, उसमें आप देखेंगे कि कमी आ जाएगी, बिकॉज इस वक्त सऊदी अरब में तो मातम हो रहा होगा, मतलब क्योंकि जो बाइडन का और डेमोक्रेट्स का आना जो है और जिस किस्म की उनकी पोजीशन है और जमाल खशोगी वाला फेयर जो है वो भी आप देखेंगे कि वापस आएगा। और ईरान के साथ भी एंगेजमेंट होगी और तुर्की के साथ भी एंगेजमेंट होगी और लगता है कतर के साथ भी शायद रिलेशनशिप उनके बेहतर हो जाएं। तो सऊदी अरब में तो इस वक्त कोहराम की सूरत हाल है, ठीक। तो अब जब कोहराम है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पर जो दबाव बढ़ाया हुआ था कि नाराज़गी है तो अरब भाई नाराज़ है वगैरह, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए आप एक स्पेस देखते हैं और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है ताकि हम लोग जो चीज़ें हैं उनको बेहतर भी कर सकें। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब आपका घर इन ऑर्डर हो, घर आपका ठीक हो। अब थोड़ी सी घर की भी बात करते हैं, लोकल पॉलिटिकल सीन की भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे भी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है, गवर्नमेंट ने भी एक्सट्रीम वर्जन ले लिया है। अब तो अपोजिशन को गद्दार और नेक्सस, इजरायली, इंडियन और PDM के साथ शिबली फराज ने बड़ी हार्ड लाइन ली हुई है। इमरान खान भी कहते हैं कोई NRO नहीं होगा। अपोजिशन के बिल्कुल जब दीवार से लग गई है तो वो भी अब हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और उसमें फिर आपके इदारे, रियासती इदारों का नाम उछालना, यानी कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ फेयर। अब ये वाली सूरत हाल आ गई है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये 5-6 महीने में एक डाई डाउन हो जाएगी, चीज़ मौजूद रहेगी, ये किधर ख़त्म होगा ये सारा मामला? देखिए, वहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम यह है कि 1985 के बाद जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी शख्सी बुनियादों पे, और फिर जो सियासी जमातें भी खड़ी हुई, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी में राइज़ हुआ और शरीफ ख़ानदान का जनरल ज़ियाउल हक के साथ और जनरल जिलानी का राइज़ अप हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक अनप्रेसिडेंटेड करप्शन के दौर का आगाज़ हुआ,
जहाँ पे करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को लेजिटिमाइज किया गया। अगर हम 1980 के पहले की दिहाई की पाकिस्तानी सियासत देखते हैं तो उसमें इतनी वाज़ेह किस्म की, ब्लैक एंड वाइट किस्म की करप्शन नहीं होती थी, उसकी लेजिटिमेसी नहीं थी। सियासतदान और सियासी ख़ानदान इतने अमीर भी नहीं होते थे। कभी आपने नहीं सुना था कि सियासी ख़ानदान मल्टी बिलियनर होते थे। ज़मींदार ज़रूर होते थे, ज़मीन होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी फैक्ट्रियाँ होती थी, शुगर मिल्स होती थी, उनकी बहुत फैक्ट्रियाँ, जिस तरह बाद में हमने सारा प्रोसेस देखा, ऐसा नहीं था। अब इमरान खान ने ये पोजीशन ली हुई है कि करप्शन जो है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से बदकिस्मती सी है कि दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों की जो की लीडरशिप है उसके ऊपर बड़े संगीन किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं। वो तो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, वरना बहुत पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया होता और इनको सज़ाएँ भी हो गई होती। तो अब वो उन्होंने होने वैसे सज़ाएं नहीं दी हैं, उस तरफ नहीं जाने दिया, लेकिन इमरान खान बज़द है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बेसिक डिमांड ऑपोजिशन की यही है बिहाइंड द सीन्स कि हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और ये केसेस वगैरह जो है इनको अब ख़त्म किया जाए। बहुत हो गया, हमने 2-2.5 बरस बहुत हम इसमें काट लिए हैं और जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चली है हंकी डोरी, उसी तरह से चलनी चाहिए। और चूँकि हुकूमत को सपोर्ट रही है इस्टेब्लिशमेंट की, इसको एक हाइब्रिड गवर्नमेंट समझा जाता है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन का प्रेशर है। हम कह नहीं सकते कि इसका हल जो है वो किस तरह से होगा। उसमें जो एक फैक्टर कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये बिल्कुल इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे देखना चाहिए। अगर आप बिलावल की लेटेस्ट स्टेटमेंट भी देख लें गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ कर रहे हैं एक अकाई के तौर पर, एक लेवरेजिंग पॉइंट पे, ताकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पे दबाव डालें कि भाई अगर आप, मैं तो चूँकि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, और अगर आप लोग मुझे रिलीफ नहीं देंगे तो मैं हिंदुस्तान की ताकत को इस्तेमाल करूंगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को रीशेप करने के लिए। ये वो वैसे 2013-14 के बाद ये स्ट्रैटेजी, ये क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है? इसको कोई फायदा होगा? जिस तरह आपने बिलावल का भी जिक्र किया, उन्होंने डिस्टेंस किया कि जी मुझे भी धचका लगा कि इस तरह के बराह रास्त नाम, ये जो स्ट्रैटेजी काउंटर प्रोडक्टिव होगी या इसका कोई फायदा भी उनको मिल सकता है? देखिए, पहली बात यह कि इसमें कोई बहुत ताज्जुब और हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। बड़े सगीर में अगर आप देखें, जैसे मीर जाफर, मीर सादिक, हम तो गद्दार कह के आगे निकल जाते हैं ना, लेकिन गद्दार जो होता है, जो अपनी लॉयल्टी चेंज करता है, वो उस वक्त चेंज करता है जब उसको लगता है कि एक उभरती हुई ताकत है जिसके साथ जाने से फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले ये कैलकुलेशन कर ली हुई है। पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन ये थी कि जो वाशिंगटन जिसके साथ होगा उसकी हुकूमत होगी और आप इस्टेब्लिशमेंट को डरा के रखेंगे और बैलेंस करेंगे इन द नेम ऑफ जमहूरियत, लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। 2013-14 के इंतखाबात के बाद इसमें एक नया एलिमेंट ये ऐड हो गया है कि वाशिंगटन के साथ साथ, चूंकि वाशिंगटन और हिंदुस्तान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, तो जितना आप दिल्ली को खुश रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में मजबूत होगी। नवाज शरीफ साहब इसी चीज़ को लेकर चलें, इसीलिए डॉन लीग 1, डॉन लीग 2, कुलभाषण सब जो है, ये अब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जो अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा है उसी की कड़ी है। अब लोग ये कहते हैं, अब उसमें देखें बाद में तो सारा मीडिया पर ड्रामा ये हो रहा है कि अयाज सादिक साहब से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो कहना ये चाहते थे, वो तो शाह महमूद कुरैशी का कहना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने उनकी क्या चीज़ पिक की और बिल्कुल एक्यूरेटली पिक की कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पे आए तो माथे पे पसीना था, टांगें उनकी काँप रही थी, उस पर शाह महमूद ने ये कहा। और ये अयाज सादिक ने अगर ये कहा तो समझ आता है कि उनको लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि आप ये लाइंस जो हैं ये पाकिस्तान की असेंबली में कहलवाएं? ये तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है नैरेटिव शेपिंग में, कि आप ये कहें कि हमने दबाव ऐसा दिया पाकिस्तान पे। बिकॉज सारा जो झगड़ा था बालाकोट में, जो बालाकोट की स्ट्राइक का बुनियादी मकसद ये था कि आप साउथ एशिया के अंदर एक नया बैलेंस ऑफ पावर इम्पोज करेंगे, आप एक स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से डिमांड किया कि अब पाकिस्तान को इस स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसका जवाब नहीं देना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान की बड़ी वुंडेड ईगो है और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इस किस्म की स्ट्राइक करते। पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक की, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया जिसमें 6 मुकामात पे हमला किया, ये पाकिस्तान तन तना खड़ा था पूरी दुनिया के मुकाबले में। ये कभी हुआ नहीं है तारीख में, पाकिस्तान ने कभी अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं किया। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूंकि इकट्ठे थे, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो 1% भी चांस नहीं है। मैंने बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछा है, 1% चांस नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस किस्म की काउंटर स्ट्राइक करती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, गर्दन नीची कर लेते, कंफ्यूजन पैदा हो जाती, मुख्तलिफ नैरेटिव शेप हो जाता, पुलवामा को कहते कि पाकिस्तान ने किया है, यही उसका नैरेटिव बनना था। जो पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की है हिंदुस्तान के अंदर 6 पॉइंट्स पे, जिसमें 2 हिंदुस्तान के जहाज गिर गए, पॉयलट का कैप्चर हो गया, ये तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वहम व गुमान में नहीं हो सकता था कि ऐसा होता। अब उस चीज के ऊपर
ये सही है कि हिंदुस्तान ने थ्रेट भी लगाई और वो थ्रेट्स कन्वे भी हो रही थी। वहाँ से कहा गया कि जी हम इतनी जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, यहाँ से कहा गया फॉर एवरी मिसाइल हम 3 या 3 टाइम्स हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 3+ का फॉर्मूला यहाँ से दिया गया, जो पहले भी था। उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक किया, हमने 6 पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया। तो उसको न्यूट्रलाइज करना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अयाज सादिक के मुंह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट जब निकलती है, उसके बाद हम मीडिया में एक ड्रामा करते हैं, हम कहते हैं नहीं इसको गद्दार ना कहें, उसको अयाज सादिक साहब को क्या कहें, आप मुझे बता दें। अयाज सादिक साहब को पता है ना कि किस लफ्ज से अयाज सादिक साहब ने जो किया नेशनल असेंबली में, उसको किस अल्फाज और किस डेफिनेशन से आप बेसिकली क्लियरली इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की गई है। आपने अभी जिक्र भी किया सारा, आपने बात भी की और बड़ा अच्छी तरीके से समझाया भी। लेकिन जो अब ये बयानिया जो है, अब देखिए नैरेटिव की जंग है कि 21 महीने भारत जवाब नहीं दे सका। मोदी कहता था कि हमारे पास रफाइल आ जाएंगे, अगर होते तो हम लोग कर लेते बेहतर। तो ये भी बाकायदा सोची समझी साजिश है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? हम कैसे इसको अलाउ करें कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जाएं? जो हमारा एक स्टेट नैरेटिव है उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं तो फिर मशीनरी तो हरकत में आनी चाहिए। देखिए फौद, हमने बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान के स्टेट के साथ जो इश्यूज हैं या स्टेट नैरेटिव को लोगों ने चैलेंज किया, स्टेट नैरेटिव को चैलेंज करना तो छोटी चीज़ है, जब भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने, तो उसको कभी भी लीगल प्रोसेस से सजा पाकिस्तान में नहीं मिल सकी। इसलिए कि पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है, कोर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, वो इंतहाई कमज़ोर है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी रियासत का लीगल प्रोसेस इतना कमज़ोर है और इतना कयास रिडन है जितना पाकिस्तान का प्रोसेस है। हम अभी तक ये भी नहीं कह सके कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था कि नहीं था। अगर वो इंडिया की इंटेलिजेंस के साथ मिल के एक कार्रवाई कर रहा था, उसको भी हम साबित नहीं कर सके थे, हालांकि बिल्कुल जेन्युइन केस था हिस्टोरिकली। तो जब तक पाकिस्तान में आप कुछ पॉलिटिशियंस को आप सजा नहीं दे पाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और उस पर मीडिया एक ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन नहीं लेगा, तो पाकिस्तान की रियासत कुछ भी कर ले कमजोर से कमजोर होती चली डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा के केस में, अगर उनकी पॉलिटिक्स, सर मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि ये अवाम की अदालत भी तो होती है ना सर, पब्लिक भी तो है ना। अभी जो आप पंजाब का जो हार्ट ऑफ पंजाब में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ, सेंट्रल पंजाब, तो उनको भी अपने वोटर्स का तो ख्याल होगा, क्योंकि आखिर में तो वोटर्स के पास ही जाना है। जब तक अगर लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, चीज़ नहीं होगी। आप भी कवर करते हैं चीज़ें, लोगों से मुलाकात भी होती है, इस बयानिए की कितनी पजीराई है लोगों में और पंजाब में? देखिए ना, लोगों को तो पाकिस्तान में मीडिया समझने ही नहीं देता ना कि क्या चीज़ हुई है। बिकॉज जो लोग देहात में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे टाउन्स में रहते हैं, उन लोगों को छोड़ के जो इस्लामाबाद में हैं, कराची शहर के अंदर हैं, लाहौर में हैं, DHAs में है, बहरिया एनक्लेव्स में है, कैंटोनमेंट एरियाज में जो आपकी पढ़ी लिखी क्लास है, उसको छोड़ के बाकी लोगों को दुनिया की अंडरस्टैंडिंग काम देना तो पाकिस्तान की उर्दू मीडिया की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का उर्दू का मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। जब आपका आधा मीडिया एक डिफरेंट लाइन, देखें अमेरिका में क्या झगड़ा चल रहा है, वो ये कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कही है जो फैक्चुअली गलत है तो हम वो ट्वीट डिलीट कर देंगे। अभी आपने बताया CNN में, वहाँ यही झगड़ा चल रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहा है कि ये टोटली फेक प्रोसेस है, टोटली गलत प्रोसेस है, तो ये वो बात सही नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जब सियासतदान आते हैं, और पहले बात है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इंडिया उसके साथ थोड़ा सा, जहां इतने ज्यादा सियासतदान आते हैं टेलीविजन चैनल्स पे। बाकी सारी दुनिया के मीडिया में 5, 10, 20% मैक्सिमम कहीं पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता होगा उनसे उनकी ओपिनियन पूछने के लिए। अभी देख रहे हैं अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है आपके सामने 4 दिन से, कितने पॉलिटिशियंस आए हैं, कितने कांग्रेसमैन, कितने सेनेटर्स, कितने रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स जो हैं आए, सारे एनालिस्ट हैं जो अपना एनालिसिस दे रहे हैं। पाकिस्तान में एनालिसिस ही कोई नहीं है मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में जो सियासतदान आता है वो बेचारा अपने कंधे पे देख रहा होता है, जो उसकी पार्टी की लाइन होती है वो वही लाइन ले रहा होता है। सारी PTI वही लाइन, कोई किसी की मजाल है कि इमरान खान की लाइन के खिलाफ लाइन ले ले, या किसी की मजाल है कि नवाज शरीफ की लाइन के खिलाफ लाइन ले ले, किसी की मजाल है कि आसिफ अली जरदारी की मर्जी के खिलाफ PPP में लाइन ले ले। तो पाकिस्तान की मीडिया में कोई फैक्चुअल डिस्कशन ही नहीं हो सकती। पाकिस्तानी मीडिया को पहले पॉलिटिशियंस को छोड़ के हम लोगों को कोई पैमरा को कानून बनाना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिशियंस को बड़ा सिलेक्टिवली बुलाया जाए, बिकॉज पॉलिटिशियन के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर आपने एक मिनिस्टर को बुलाना है या उसकी ऑपोजिशन को बुलाना है तो उन पॉलिसीज पे बुलाएं, वाटर के मिनिस्टर को वाटर की पॉलिसी पे बुलाएं, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन पॉलिसी के हवाले से बुलाएं, जो कम्युनिकेशन का है उसको कम्युनिकेशन। लेकिन हम उनसे बुला के जनरलाइज डिस्कशन करते हैं कि हिंदुस्तान के त्यारे के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का मीडिया डिस्कोर्स कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है। और जो लोग रह रहे हैं छोटे देहात में, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, अखबारात नहीं पढ़ सकते, उनको जो व्यू दे रहे हैं वो यही कंफ्यूज किस्म का व्यू, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो इस पे गवर्नमेंट के पास भी एक और चीज़ भी आ जाती है, वो डिलीवरेंस पे है, क्योंकि जो अपोजिशन को मौका मिल रहा है, चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो खामी गवर्नमेंट के एंड पे भी आ जाती है। अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं साथ लेकर चल रहे? PMLQ हो गया, उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं चीज़ें। फिर अब जहांगीर खान तरीन की भी वापसी हुई है, वो आकर कह रहे हैं कि शुगर क्राइसिस ठीक हो जाएंगे। अब ये वीट और शुगर, ये और बुनियादी जो खुराक की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा, इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है जो ये लोग नहीं कर पा रहे? अब देखिए ना, वहाँ भी बड़ी कन्फ्यूजन है। ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में तकरीर कर रहे थे सिर्फ चंद दिन पहले, और उन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई हो गई है और आटा बड़ा महंगा हो गया है, और आटा जो है वो 60-70 रुपए का किलो बाजार में मिल रहा है, और कभी इतनी महंगाई नहीं थी। ये सब कुछ कहने के बाद उसी सांस में जब वो खड़े थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो सपोर्ट प्राइस है वीट की, गंदम की, वो 1600 रुपए के बजाय 2000 रुपए होनी चाहिए। जब वीट की सपोर्ट प्राइस किसी ज़माने में 600-700 रुपए थी, फिर बढ़ के 1000 रुपया हो गई, फिर 1400-1500 हो गई, अभी 1600 है। पीपल्स पार्टी ने उसमें 2-3 दफ़ा इजाफा किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके नतीजे में जो बड़ा फार्मर है वो होंडा सिविक भी खरीद रहा है, वो टोयोटा करोला भी खरीद रहा है। ये जो गाड़ियाँ ऑटो बुक हुई हुई हैं और 10-10 लाख रुपए ऑन है, ये कौन खरीद रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोग जो है उसको खरीद रहे हैं। तो फार्मर को और जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको तो पैसे मिल रहे हैं। अब जब आप आटे की सपोर्ट प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जाहिर आटा महंगा हो रहा है। जब आटा महंगा होगा तो उसके हवाले से और चीजें भी महंगी होंगी। डॉलर में तो किसी हद तक कमी हुई है। यहां पर भी फवाद बेसिक इशू ये है कि मीडिया में रैशनल डिस्कशन की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता चल सके कि इस मुल्क के असल इश्यूज क्या हैं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी उस दिन कंपेटिटिव होंगी जब आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप जाली डिग्री देके बाहर नहीं निकालेंगे। जब आप उसको जो मास्टर्स की डिग्री देंगे, ये कम्युनिकेशन की डिग्री देंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की डिग्री देंगे, तो उस डिग्री के अंदर उतनी जान होगी जितनी हिंदुस्तान की डिग्री में है। जब उस डिग्री में जान ही कोई नहीं है, कागज का टुकड़ा आपने उसको पकड़ा दिया है, तो एक्सपोर्ट्स नहीं आपकी बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर यील्ड भी आप देख लें आपकी कितनी कम है। इस खित्ते में सबसे कम एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इस वक्त हमारी है। ठीक है, जब तक हम टेक्नोलॉजिकली तौर पे यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक को ठीक नहीं करेंगे, ये सारी सियासी बकवास जो है ये कहीं नहीं जा रही है। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है दोनों जमातें। इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहूँगा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, और आज जो आपने बातें की हैं इस पे सोचने की बड़ी ज़रूरत है। और ये जो सिमत हमारी डायरेक्शन जो आपने बात की आखिर में, यही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह हैं। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार एनालिस्ट, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। किसान अभी सरापा एहतजाज थे। अभी भी जो कोविड में जो पाकिस्तान की सेविंग ग्रेस थी, जो दुनिया से हम लोग बेहतर थे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमें अपना खाने पीने की अशिया बाहर से नहीं मंगवानी पड़नी थी। हम डिपेंडेंट नहीं थे। जो फूड सिक्योरिटी का जो सवाल है उस पर पाकिस्तान परेशान नहीं था। लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये चीज़ रहेगी? अभी गंदम की सपोर्ट प्राइस की बात है, किसानों का एहतजाज सबके सामने है, जिसमें अफसोसनाक खबर भी थी कि जो अशफाक लंगड़ियाल साहब हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हुए। किसानों के जज्बात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। इस सारी चीज़ों में गवर्नमेंट से भी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। सूरत हाल है क्या? तो बुखारी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बुखारी साहब, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है कि ये जो किसानों का अभी जो आप लोग सड़कों पे भी आए हुए हैं, बुनियादी मसला क्या है? जो कीमतें जो बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए भी बढ़ रही हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, लेकिन किसानों की जो कॉस्ट है वो किस किस लेवल पे बढ़ रही है और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका, आपके चैनल का, कि आपने जो इस मुल्क का सबसे अहम इशू जो हमेशा से है मगर उसको उतनी अहमियत नहीं दी गई, आज आपने ये पूछा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि किसान क्यों सड़कों पे है। किसान इसलिए सड़कों पे है कि उसका मुआशी कत्ल हो रहा है। किसान इसलिए सड़कों पे है कि उसको उनकी मेहनत का मुआवजा कई दहाइयों से नहीं दिया जा रहा। किसान इसलिए सड़कों पे है कि उस शरीफ तबके की किसान से बढ़ के कोई ईमानदार नहीं है, किसान से बढ़कर कोई मेहनत कश नहीं है, उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बुखारी साहब कहाँ पे, यानी अगर हम जॉट डाउन करें, जो अभी हम देख रहे हैं, टमाटर की एग्जांपल ले लें, टमाटर इतना, सब्जियों की कीमतें जो बढ़ गई हैं, तो उसमें किसान को फ़ायदा नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे बड़ी आपको मिसाल दे दूं
कि हमारी इनपुट्स जो हैं वो इतनी महंगी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि डीएपी 4,000 रुपए की, यानी खाद जो आपकी है, खाद डीएपी डायमोनियम खाद फॉस्फेट है, 4,000 रुपए की, जो पोटास, ये दो खादें ऐसी हैं कि जिससे पैदावारी जो सलाहियत है फसल की वो बढ़ती है। अभी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है कि फी बोरी पे उन्होंने कहा कि करें, 23 अरब की एक पूरा उन्होंने पैकेज दिया, उसका कुछ फायदा होगा? फवाद बहुत अच्छा सवाल किए, अल्लाह आपका भला करे। मैं ये कहता हूँ कि वो एक फ्रॉड है। पहली हुकूमतों ने भी किया, क्योंकि ये मासूम किसान है, इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। और वो लोग जो हमसे वोट लेके जाते हैं, मुझे दुख है आज आपके चैनल से कहता हूँ कि कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई मिनिस्टर आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि वो हमारी जो बात करे। बुखारी साहब, यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है। आप असम्बलियों में देखें, पंजाब असम्बली में सारा जमींदार बैठा हुआ है, नेशनल असम्बली में जमींदार बैठा हुआ है। जो बड़ा जमींदार है वो तो पैसे बना रहा है, जो आप बात कर रहे होंगे वो गरीब काश्तकार जो निचले लेवल का है, जिसकी बड़ी होल्डिंग्स है, वो तो फायदे में है। मैं आपको ये बात बता रहा था कि हमारी इनपुट्स महंगी हैं, हमारा डीजल महंगा। मैंने दो खादें उस लिए जिक्र किया ख़ास तौर पर कि उससे पैदावारी लागत बढ़ती है, फसल की पैदावारी लागत बढ़ती है पेस्टिसाइड और फिर उससे जो फसल का उनके डालने से फसल का वजन बढ़ता है। जब वो महंगी होती हैं तो फिर किसान नहीं डालता, जिसकी वजह से वो उसकी पैदावार जो है वो कम होती है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये मैं मुकम्मल कर लूं। और दूसरी बात ये कि आप देखें कि तमाम मराहत सनतकारों के लिए कर्जा, फवाद सबसे महंगा ये जो ज़री बैंक है वो हमें 18% पे 17% पे देता है, जिस तरह कमर्शियल जो है वो बैंक्स देते हैं। हमें कहीं मराहत नहीं। बिजली के बिल में 5 रुपए की वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया और फिर एक खाने में अदर टैक्स लगा के वो 5 रुपए भी हमसे वापस ले लिया। आपने सब्सिडी की बात की, वो एक ड्रामाबाजी है कि जी स्क्रैच कार्ड वो हमने उसको मुस्तरद किया। फिर एक 62-63 अरब की एक सब्सिडी का वज़ीर आज़म ने आज से 6 माह पहले ऐलान किया। जब ये कपास शुरू हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि जो 6 अरब रुपए वो वाइट फ्लाई के लिए है, उसके अलावा जो है वो 7 अरब जो है वो खाद के लिए है। अच्छा बुखारी साहब, वन बाय वन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं चाह रहा हूँ फसल बाय फसल अगर हम बात कर लें ताकि उस तक क्लैरिटी भी आ जाए, चीज़ें भी आ जाएं। सबसे पहले आ जाता है गंदम। सबसे आजकल हॉट टॉपिक गंदम है। नवंबर का महीना है, इसमें गंदम की काश्त होती, बवाई होती है और इसी से हमारी जो अगली क्रॉप है वो हो। इसके लिए जो सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब पिछले 5 साल की जो गवर्नमेंट थी, सपोर्ट प्राइस बरकरार थी, उस वक्त आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया। पिछले साल बढ़ी, इस दफ़ा तो खातिर ख्वाह बढ़ी। अब इसको 2000 तक करने की क्यों बातें हो रही हैं? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारा जो अखराजात है, जो काश से लेके बर्दाश्त तक, मैं आपको बताऊं कि कल्टीवेशन, देखिए ये वो बातें हैं जो इन बर्गर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, पॉलिसी साज रज़ाक दाऊद, असद उमर, हमाद रज़ा, नदीम बाबर या दीगर, उनको नहीं पता। असद उमर तो शायद पता, असद उमर तो शायद वो फर्टिलाइजर में काम भी करते रहे, एंग्रो में बेचते रहे। मैं वही अर्ज करता हूं कि वो किसान के दर्द को नहीं समझते। फखर इमाम तो समझते हैं, मरते हैं। फखर इमाम तो खुद काश्तकार है। उठा के फेंक दिया उन्होंने। आज उन्होंने गंदम के हवाले से ये बयान दिया कि गंदम की कमी नहीं थी। आप हैरान होंगे, आज का बयान है, और कि भाई अगर गंदम की कमी नहीं थी तो फिर मुझसे 1400 रुपए लेके तो 2300 रुपए मेरे पाकिस्तानियों को क्यों दी जा रही है? ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्या उस माफिया के खिलाफ जिन्होंने ये होल्ड किया, तो क्यों नहीं उन्होंने उनको पकड़ा, उनको, और फिर मेरा खजाने का पैसा जो है वो ज़रे मुबादला जिसकी जरूरत है डॉलर्स की, वो फिर इन्होंने बाहर से जो है वो रूस के किसानों को गंदम जो है वो इन्होंने खरीद की। अगर ये अपने किसान को, मैं आज भी कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ये 2000 कर दें तो गंदम की कमी नहीं आएगी। अच्छा, आप 2008 के, मैं एक बात बुखारी साहब, अगर 2000 करेंगे तो गंदम किस कीमत पे मिलेगी सारिफ को? नहीं, मुझे एक बात बताएं कि 1400 रुपए में जब ली है तो फिर तो ये महंगी नहीं होनी चाहिए थी। वो फिर अब गलती तो हुई ना, गलत हो गया ना, स्मगलिंग हो गई, ये गलत और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट की, हमने अपनी गंदम दूसरों को खिलाई है। फवाद, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मुझे क्यों मारा जा रहा है।
मैं ये कहता हूं कि मेरे कल्टीवेशन रूटर कितने लगते हैं, हल कितने लगते हैं, उसकी ज़मीन का लेवल होता है, उसमें खाद डलती है, उसमें जो स्प्रे है ज़रिए अद्वियात जो खर्च होती हैं, उसमें फिर मैं कटाई करता हूं, फिर उसमें मैं गहाई करता हूं। ये अखराजात हमने कहा था हमारे साथ बैठे और ये देखें कि ये हमारे अखराजात हैं, उसके मुताबिक क्यों किसान दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है और ये सनतकारों को मराद दे नहीं थकते। मुझे हमें इस तब्दीली हुकूमत से इम्कान था, तवक्को थी। और एक बात और आपको बता दूं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि वो निचले तबके को उठाना चाहते हैं, तो सबसे निचला तबका इस वक्त किसान है और मुहिब्बे वतन किसान है। जो किसान है उसने उस वक्त भी जब 28 मई के धमाके की अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उसने फूड की कमी नहीं होने दी। जब 11 सितंबर को 9/11 को अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उस वक्त नहीं जो है वो फूड की कमी होने दी। खुदारा ये बात को समझें, ये जो पॉलिसी साथ बैठे हैं वो हमारे खैर खा नहीं है। ये नदीम अफजल चंद क्यों रो रहा है? परवेज इलाही ने जिक्र किया है, परवेज इलाही ने आज कहा है, आप ये देखें। और फिर डंडे भी हमें मारते हैं, फिर कत्ल भी हमें। देखिए वो तो हाथ में अपना लहू तलाश करूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, उसकी तो मजम्मत हम कर रहे हैं, सब चीजें, लेकिन अब सोल्यूशन हल की तरफ आने हैं कि अब यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, कंक्रीट चीजें क्या ये है कि जो खाद है वो 2500 रुपए की कर दें। डीएपी डलेगी तो आपकी फसल की जो वजन है वो बढ़ जाएगा। फवाद जरा मैं बात ये समझाना चाह रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को भी और खास तौर पे पढ़े लिखे तबके को। और वो पढ़ा लिखा जो तबका है जो शहरों में रहने वाला है वो ज़राअत की अहमियत को समझे। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान कहता है उठाना है, रोजगार देना है, तो आपके 48% जो है वो ज़राअत से रोजगार मिलता है। पिकिंग ये सारी आपकी लेबर भी इन्वॉल्व होती है। एक आपकी डिमांड है कि खाद सस्ती की जाए, लगते हैं, ठीक है, शहरों में ठेले लगते हैं, जो सब्जियों के ठेले लगते हैं, आपकी मंडियां आबाद होती हैं, सारे रोजगार जो है। बुखारी साहब अगर सोल्यूशन, एक आपने खाद का बता दिया, खाद की खाद सर बीज दूसरा देखे मुझसे 1400 लेके मुझे वो गवर्नमेंट 250 का, क्या उस पर पानी फिर जाता है? मेरे पास होती है तो कहते हैं रेट कोई नहीं, जब मुझसे निकल जाती है और बीज जो है वो जो कंपनियां हैं प्राइवेट वो 3800 रुपए में। और आज एक किसान बता रहा था कि वो शायद पत्तों की क्या था कि वहां वो गया, उसको 3800 रुपए में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का बीज दिया। उसने कहा ये तो 2850 रुपए, वो प्राइवेट जगह पे पड़ा था। और फिर एसी के पास गए, वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ने भी वहां पे इनकार कर दिया कार्रवाई करने से। यानी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि बीज भी आपको सस्ता हो, एक खाद हो गया, बीज खाद सस्ती हो, अद्वियात सस्ती हो, पेस्टिसाइड जो है। अच्छा डीजल, मैं आपको बताऊं कि एक चीज समझें कि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है। एक वक्त था फवाद, यहां पे पंजाब में 75 लाख एकड़ कपास बीजी जाती थी और मेरे मुल्क के अंदर 1.5 लाख बेल्स बनती थी। आज वो बेल्स आप देखें कि 80 लाख पे आ गई हैं। आज पंजाब में 45 लाख एकड़